बर्दाश्त करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र मोर्चा जिंदाबाद। इस कार्यक्रम में सम्मानित अध्यक्ष और मुजफ्फरपुर जिला में पार्टी के अध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा जी, मुजफ्फरपुर के ही साथी और पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अध्यक्ष मदन चौधरी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्रनाथ पटेल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व विधायक जो औरंगाबाद वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, वहां से चलकर मुजफ्फरपुर की इस धरती पर उपस्थित हैं डॉक्टर रणविजय सिंह जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर महतो जी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद जी, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रेखा गुप्ता जी, राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र मिश्रा जी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आलोक सिंह जी, प्रदेश महासचिव सुभाष सिंह चंद्रवंशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर झा आजाद जी, किसान प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, प्रदेश महासचिव प्रशांत पंकज जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष जंग बहादुर सिंह जी और आर के सिन्हा जी, चंदन बागची जी, पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए भी दिन रात मेहनत की है, हिमांशु पटेल जी, यहाँ जिन जिलों से इस बात की अपेक्षा की गई थी कि लोग आएंगे, उन संबंधित जिलों के सभी जिलाध्यक्ष उपस्थित हैं, जिसमें बगहा जिलाध्यक्ष अमेरिका महतो जी, वैशाली के जिलाध्यक्ष लाल दोराम जी, सारण जिलाध्यक्ष अशोक कुशवाहा जी, समस्तीपुर जिलाध्यक्ष चौधरी विनोद निषाद जी, पश्चिम चंपारण जिलाध्यक्ष शैलेश कुशवाहा जी, पूर्वी चंपारण जिलाध्यक्ष रमेश पासवान जी, सीतामढ़ी के जिलाध्यक्ष चंद्रिका पासवान जी, शिवहर के जिलाध्यक्ष कल्याण पटेल जी, मधुबनी के जिलाध्यक्ष रंजीत कामत जी, दरभंगा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी पासवान जी, गोपालगंज जिलाध्यक्ष सुमेर कुशवाहा जी, सिवान के जिलाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान साहब, महिला प्रकोष्ठ बिहार की अध्यक्ष श्रीमती स्मृति कुमुद जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष अशोक राम जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता जी, छात्र इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट कुशवाहा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सुकुल राम जी, प्रदेश महासचिव संजय मेहता जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कमल प्रसाद सिंह जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश कुशवाहा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष चौधरी बसंत पटेल जी, इस जिला के साथी और प्रदेश के महासचिव रियाज अहमद जी, मंच पर उपस्थित से सम्मानित नेतागण, आप सब लोग जो इतनी भारी संख्या में उपस्थित हैं, माताएं, बहनों, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं,
कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और जो सूचना हर जिला से मिल रही थी उसके हिसाब से मुझको लगता था कि कार्यक्रम तो सफल होगा, लेकिन आज 2 कदम आगे बढ़कर इतनी भारी भीड़ है, इतनी भारी भीड़ आएगी इसका अंदाजा वाकई मुझको भी नहीं था। भाई और मित्रों, समय ज्यादा हो गया है। आपको देखकर ही हम लोग का हौसला बढ़ता है। कई बार आप देखते होंगे कवि सम्मेलन में कवि लोग कविता करते हैं और कहते हैं ताली बजाइए, और बोलते भी हैं कि आपकी ताली से हमारा मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। तो उनका तो आपकी ताली से, श्रोताओं की ताली से हौसला बढ़ता है, और हम लोगों का हौसला तो आपकी ताकत, आपकी भीड़ से बढ़ता है। जिस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ उस विषय पर हम बोलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, हम जिन मुद्दों को उठाते हैं या जिधर भी चल पड़ते हैं, रास्ते में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं, और हम जानते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसमें बाधा तो आएगी ही। जितनी बाधा आती है उतना ही मुझको मजा आता है। अब परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं। दक्षिण के कुछ नेताओं के द्वारा पहले से बाधा खड़ी की जा रही कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि परिसीमन होना चाहिए, तो वहां से बाधा का आना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ बाधा डायरेक्ट है और कुछ बाधा इनडायरेक्ट है। अब जब से हमने इस विषय को उठाना शुरू किया है और इस विषय पर अपार समर्थन शाहबाद के इलाके में भी मिला और यहाँ भी अपार समर्थन दिख रहा है, तब से कुछ इनडायरेक्ट बाधा भी खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आपसे आग्रह करेंगे कि आप डायरेक्ट बाधा और इनडायरेक्ट बाधा दोनों को समझिएगा। मीडिया के बंधु माफ करेंगे, हम सब मीडिया को नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं। देखिए, और कोई कारण नहीं है 4 सीट मिलेगी, 5 सीट मिलेगी, यह जो चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने जनता के मुद्दा को उठाया है। डायरेक्ट बाधा नहीं खड़ा कर सकते तो इनडायरेक्ट बाधा खड़ा करें। इन लोगों को कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, बस आपके ध्यान को भटकाने के लिए ऐसी कोशिश की जाती है ताकि हम लोग भी उलझ जाएं और जो मूल मुद्दा है उसकी चर्चा छोड़कर उसी के पीछे लग जाएं। अब ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जब हम मीडिया से बात करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, तो कुछ लोग तो गंभीर होकर इन सवालों को पूछते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, छापते हैं। और कितना भी गंभीर मुद्दा उठाइए, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे पूछ देंगे कितनी सीटों पर लड़िएगा। अरे भैया, जो लोग कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे ये तय करेंगे, हमारा काम है। अब कोई चर्चा नहीं, और आपको कहां से अधिकार मिल गया कि 4 सीट, 5 सीट और 6 सीट? अगर आपको अधिकार मिल गया है और आपको पूरा पता है, तो नाम भी कागज पर उम्मीदवार का आप ही लोग लिख कर दे दीजिए, उसी को हम लोग टिकट दे देंगे। ऐसा फालतू काम मत करिएगा। जो काम है वो आपका आप कीजिए, जो काम हमारा है, पॉलिटिकल पार्टी का है,
हम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी करेगी। अब ध्यान को भटकाने के लिए उनको समझ में ही नहीं आता। उपेंद्र कुशवाहा जो भी सवाल, जो भी मुद्दा जब उठाने का काम हमने किया है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा। शुरुआती दौर में कम लोगों को यह बात समझ में आती है कि कितना महत्वपूर्ण मुद्दा हम उठाते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे ऐसा लोग करते नहीं हैं। और ऐसा इसलिए नहीं करते कि लोग पद के लिए राजनीति करते हैं, राजनीति में कुछ मिल जाए जैसे तैसे उसके लिए राजनीति करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पद के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए राजनीति करता है। और परिवर्तन के लिए राजनीति तो निश्चित रूप से कठिन काम है ही, लेकिन चाहे जितना कठिन हो, हम जनता के लिए जब राजनीति करते हैं तो जनता के सवालों को उठाने में कभी हम पीछे नहीं रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझको जो भी रास्ता अपनाना पड़े। हमने हमेशा किया और इस बात की चिंता मुझको आज भी नहीं है कि राजनीति में मुझको क्या हासिल होना है और नहीं हासिल होना है। आपकी ताकत, आपका स्नेह प्यार, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इससे ज्यादा कोई पद राजनीति में नहीं है। गांधी जी किसी राजनीतिक ओहदे पर गए थे क्या? गांधी जी कभी सत्ता में रहे थे क्या? और सत्ता में चाहते तो एक समय था कि गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में उच्च शिखर पर गया, उससे थोड़ी भी प्रतिष्ठा गांधी जी की कम थी क्या? डॉक्टर अंबेडकर ने अगर चिंता की होती कि राजनीति में हमको बहुत कुछ मिल जाए, तो जनता के जिन सवालों को लेकर उन्होंने रास्ता अलग अलग तरीके का अपनाया, डॉक्टर अंबेडकर साहब को राजनीति में रहकर बड़ा से बड़ा पद मिल सकता था, लेकिन जिन सवालों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया, लोगों को लाभ मिला, यह लाभ जनता को नहीं मिल पाया। और तब डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम आज हम जो इतना सम्मान के साथ लेते हैं, शायद उतना सम्मान के साथ नहीं लिए हो। एक नहीं अनेक उदाहरण। जयप्रकाश नारायण की भूमि बिहार, जयप्रकाश बाबू चाहते तो इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जा सकते थे, लेकिन कभी कोई पद की चिंता नहीं की। जनता के सवालों को लेकर उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। हम यह नहीं कहते कि जो लोग पद पर गए हैं लोग महान नहीं हैं। पद पर जाने वाले लोग भी एक से एक महान हुए हैं, लेकिन जनता के सवालों को लेकर अगर समझौता करने से कोई पद मिलता हो, वैसा पद से ज्यादा अच्छा है कि बिना पद का रहा जाए। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने कभी पद की चिंता नहीं की। और क्या हमको मीडिया वाले दिखा करके हमारा दिमाग डाइवर्ट करेंगे कि 4 सीट और 5 सीट। उपेंद्र कुशवाहा कभी इसकी चिंता नहीं करता है। ताकत हमारे साथ है, यही काफी है, यही काफी है। भाइयों और मित्रों, हमने हमेशा सवाल जनता का उठाया है और हमारा दावा है, आज की तारीख में बिहार की धरती पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी की ओर से जनता का जो मुद्दा है, जनता का सवाल है, उसको उठाने का काम हम सब लोगों ने संकल्प के साथ किया है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है। जिस विषय पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती, लोगों को ठीक से पता नहीं होता, लेकिन हम दूरगामी प्रभाव उसका जानते हैं, इसलिए उन मुद्दों को सबसे पहले उठाने का काम हम करते रहे। हमारी पार्टी में विजन है, दृष्टि है, इसलिए बाकी पार्टी से हमारी पार्टी अलग है। हम विजन के आधार पर राजनीति करते हैं, हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं। हमने जब सवाल उठाया था, भारत सरकार में जब हम मंत्री थे, कॉलेजियम सिस्टम, इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया था। आज
विषय कॉलेजियम सिस्टम नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जिस समय हमने सवाल उठाया, हम भारत सरकार में मंत्री थे, पार्लियामेंट के अंदर मंत्री रहते हुए हमने इस सवाल को उठाया, और जिस वक्त हम बोलने के लिए खड़ा हुए तो पार्लियामेंट के अंदर मेरे अगल बगल के साथी माननीय कई सांसदों ने मुझको टोका और कहा कि आप भारत सरकार में मंत्री हैं और आप सवाल उठा रहे हैं। हमने वहां भी पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड यह बात है, हमने वहां कहा कि हमारे लिए, हम जिन मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं उन मुद्दों के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है वह कमिटमेंट प्राथमिक है, उसके बाद बाकी हमारा पद और हम मंत्री का पद। और धीरे धीरे उस सवाल को हमने देश भर में फैलाने की कोशिश की, और आज परिणाम क्या है? आज अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं बोल रहा, आज भारत की राष्ट्रपति भी बोल रही है कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है। आज भारत के कानून मंत्री बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो बहाली हो रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली, वह अन्यायपूर्ण प्रक्रिया है, गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वह गलत प्रक्रिया है। और आज जब वहां तक बात चली गई है तो हम पूरे तौर पे आश्वस्त हैं कि ज्यादा दिन दूर नहीं, जो हमारा डिमांड उस मामला में लगातार रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली, आज जोड़ दरवाजे से बहाली हो रही है। जोड़ दरवाजे से बहाली का काम बंद हो, और जिस तरह से कलेक्टर एसपी की बहाली लिखित परीक्षा के माध्यम से होती है, उसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली के लिए भी लिखित परीक्षा का आयोजन किया है। यह मांग निश्चित रूप से कुछ दिन और लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह मांग पूरी होगी। हमने जिस समय शिक्षा का सवाल उठाया था बिहार में, आज राज्य की सरकार उन्हीं मांगों को मानते जा रही है। हमने उसी समय कहा था कि अगर शिक्षा को ठीक करना है बिहार में, तो जो टीचर की बहाली की प्रक्रिया है उसको बदलना पड़ेगा। हमने जो मांग रखी थी उसी मांग में यह बात शामिल थी कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई संस्था बनाकर हो, तो बीपीएससी से सीधे तौर पे आज बहाली राज्य की सरकार कर रही है। हमने जो कहा था, एक नहीं उनमें से अनेक मांगों को राज्य की सरकार ने हूबहू मान लिया है, और धीरे धीरे हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि उस रास्ते पर चलते हुए नीतीश कुमार जी की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में अब सुधार होने लगा है, सुधार होने लगा है। तो हमने इन सवालों को उठाया था। और जब हम शिक्षा की चर्चा करते हैं, छात्र नौजवानों की चर्चा करते हैं, अभी जो वाल्मीकि नगर में हमारा शिविर हुआ, उस शिविर में कई मुद्दे हमने पार्टी के एजेंडा में शामिल किया, जिसमें परिसीमन वाला भी है। लेकिन गौर कीजिएगा, उसमें और मुद्दों के अलावा एक मुद्दा जो छात्र नौजवानों से संबंधित है, उस मुद्दा को भी हमने लेने का काम किया है। हमने उसमें कहा है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली निकलती है या और भी कुछ महकमों में बहाली निकलती है, दूसरे राज्य के नौजवान आकर के यहाँ नौकरी ले लेते हैं, और बिहार का नौजवान बगल के राज्यों में वहाँ जो नियम कानून है उसके चलते वहाँ नौकरी नहीं ले पाता है। या बिहार के नौजवानों के साथ ठीक नहीं है। जो डोमिसाइल नीति पहले थी, एक दिन देखा हमने अखबार में कि विपक्ष के नेता ने भी कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम डोमिसाइल नीति लाएंगे। अरे भैया, डोमिसाइल नीति हटाने का काम कब हुआ? जिस समय तेजस्वी यादव बिहार की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उसी समय हटाने का काम किया। तो सत्ता में जाने के बाद आपका मुंह नहीं खुलता है, और चौराहे पर आते हैं तो मुंह खुल रहा है। क्यों नहीं उस समय रोकने का काम किया था? डोमिसाइल नीति उसी समय सिस्टम ऐसा बनाया गया कि बाहर का व्यक्ति भी आकर यहाँ नौकरी ले रहा है। यह ठीक नहीं है। हमने अपने एजेंडा में शामिल किया है। हम राज्य की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति बिहार में हो, ताकि दूसरे राज्य के लोग बिहार के नौजवानों का हक नहीं खा पाए, नहीं मार पाए, जो आज हो रहा है। आज हो रहा है।
तो इस सवाल ऐसे सवालों को हम उठाते रहते हैं। हम आपसे ताकत चाहते हैं कि ताकत दीजिए, तो आगे भी सरकार बनेगी, एनडीए की मजबूत सरकार। अब तो चुनाव का समय आ रहा है, लेकिन सरकार अगली बनेगी, उसमें मजबूत भागीदारी हमारी पार्टी की होगी, और जो काम अभी नहीं हो पाएगा हम लोग करने का काम करें। भाई और मित्रों, तो उन सवालों को हम उठाने का काम करते रहते हैं। और उसी तरह का एक विषय है परिसीमन का विषय। जरा गंभीर होकर सुनिएगा। आज की तारीख में इस विषय के बारे में पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम। पार्लियामेंट के जो माननीय सदस्य लोग हैं उनमें से अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। अभी जो पिछला सत्र सदन का चल रहा था, जो दक्षिण भारत के लोग हैं, वहां के जो माननीय सांसद हैं, परिसीमन के खिलाफ रोज शोरगुल करते थे। तो परिसीमन के खिलाफ, परिसीमन न हो इसके लिए दक्षिण के राज्य के लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन परिसीमन हो इसके लिए आवाज उठाने का काम पहली बार अगर कोई पार्टी कर रही है तो उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। और ऐसा इसलिए यह बहुत जरूरी विषय है। परिसीमन हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब संविधान बना उसी समय संविधान में यह व्यवस्था की गई। उसमें कहा गया कि प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगी देश में, और उस जनगणना में जो आबादी होगी उस आबादी के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों की संख्या और विभिन्न राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी। यह कहा गया, संविधान में यह बात कही गई, और उसके हिसाब से पहली बार 1951 में सीटों की संख्या लोकसभा में निर्धारित हुई, और उसके हिसाब से परिसीमन हुआ। पहली बार 1951 में, दूसरी बार परिसीमन हुआ 1961 में, तीसरी बार 71 की जनगणना के अनुसार परिसीमन हुआ। 3 बार परिसीमन हुआ। तो संविधान में कहा गया, जो व्यवस्था दी गई व्यवस्था के हिसाब से एक बार फिर परिसीमन बाद में हुआ 2009 के पहले, लेकिन उसमें जो परिसीमन हुआ सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। पहले ही सीटों की संख्या फ्रीज कर दी गई थी। संविधान में संशोधन किया गया, 1951 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, लेकिन 1976 में जब आपातकाल बिहार में लगा हुआ था, इमरजेंसी लगा हुआ था, उस समय संशोधन कर दिया गया संविधान में, और संशोधन के तहत कहा गया कि आगे परिसीमन का काम जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा, अर्थात परिसीमन को रोक दिया गया 25 वर्षों के लिए। 1976 से लेकर 2001 तक परिसीमन 25 साल के लिए संविधान के संशोधन के द्वारा रोक दिया गया। फिर जब 2001 आया, फिर 25 वर्षों के लिए उसी समय सीमा को बढ़ा दिया गया, और फिर अगले 25 साल मतलब 76 से लेकर 50 सालों के लिए 25-25 करके 2 बार बढ़ाया गया। और अब जो 2026 अगला साल आने वाला है, अगला साल 2026 में समय सीमा जो संविधान ने बांधने का काम किया, वह समय सीमा पूरी होने वाली है। दक्षिण के लोग बोलने लगे हैं, फिर से सरकार पर दबाव देने लगे हैं कि परिसीमन का काम आगे भी न हो। तो जो लोग परिसीमन न हो यह चाहते हैं, मुखर हैं, बोल रहे हैं, और हम सब लोग अगर चुप रह गए, तो फिर से यह समय सीमा बढ़ा दी जाएगी और परिसीमन का काम नहीं हो पाएगा। परिसीमन का काम नहीं होने से कितना नुकसान है बिहार का, और बिहार के अगल बगल के जो राज्य हैं उनका नुकसान ही नुकसान है। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अगर परिसीमन आज हो, तो आज जो 2011 की जनगणना है, जो हमारे देश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुसार परिसीमन यदि हुआ, तो अभी जो 40 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में है, वह संख्या बढ़कर 60 हो जाएगी। कम से कम 40 से 60, 1.5 गुना लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं परिसीमन होने से 40 की 40 संख्या रह जाएगी, तो 20 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या परिसीमन होने के कारण जो हमारे यहाँ हो सकती है बढ़कर, वह नहीं हो पाएगा। और नहीं होने से कितना नुकसान है, सभी लोगों का नुकसान है।
विशेष करके जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अगर सीटों की संख्या 40 की जगह 60 हो जाए तो उनके लिए जो रिजर्व क्षेत्र है उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। जो महिलाएं हैं 33%, अब संविधान की व्यवस्था के अनुसार 33%, उनके लिए भी रिजर्वेशन की बात हो गई है। तो अगर 40 से 60 नहीं हुआ तो उसके आधार पर महिलाओं के लिए भी जो सीटें निर्धारित होगी उसकी संख्या भी कम हो जाएगी, और यदि 60 बढ़कर हुआ तो उनकी महिलाओं की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी। तो यह नुकसान पूरे बिहार का नुकसान हो रहा है। अनेक योजना भारत सरकार की चलती है, अनेक योजना राज्य की सरकार की चलती है, जो लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से, विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से योजना का निर्धारण किया जाता है। अगर परिसीमन का काम इसी तरह से रुका रहा तो बिहार के साथ पिछले 50 साल से जो अन्याय हो रहा है, यह अन्याय आगे भी जारी रहेगा, जबकि हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम इस अन्याय को नहीं होने देंगे, हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। हमने संकल्प लिया है, हमारी पार्टी ने संकल्प लेने का काम किया है। दक्षिण के राज्य जो है वह कुछ अनर्गल तर्क देकर इसको रोकने का काम कर रहे हैं। दक्षिण के राज्य कह रहे हैं, पार्लियामेंट में लोग बोल रहे थे, वहां उन्होंने कहा कि क्योंकि आबादी के आधार पे परिसीमन होगा, हमने अपनी आबादी को कम करने का काम किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जो राज्य हैं उन्होंने अपनी आबादी को कम करने का काम नहीं किया। भाइयों और मित्रों, यह पूरे तौर पे गलत तथ्य पेश किया जा रहा है, पूरे तौर पे गलत तथ्य पेश किया जा रहा है। जब से हिंदुस्तान में जनसंख्या की गिनती होने लगी, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं था, 1881 में पहली बार जनगणना हुई, 1881 से लेकर देश की आजादी के समय तक उन राज्यों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी। उस समय हम लोगों की संख्या, बिहार के लोगों की संख्या हिंदी भाषी राज्यों की संख्या नहीं बढ़ी, क्योंकि हम अंग्रेजों की प्रताड़ना के शिकार थे। हमारे यहाँ महामारी, हमारे यहाँ भूखमरी, तो इसके चलते हमारी जनसंख्या उस समय नहीं बढ़ी, लेकिन उन राज्यों की संख्या बढ़ी, उनकी संख्या बढ़ी। 1881 से लेकर 1971 तक उनकी आबादी लगभग बढ़ते रही। तो 71 तक जब तक उनकी आबादी बढ़ रही थी तब परिसीमन का लाभ उन्होंने ले लिया, और उस समय आजादी के समय तक हमारी आबादी नहीं बढ़ी तो परिसीमन का लाभ उस समय हमको नहीं मिला। अब जब हमारी आबादी बढ़ने लगी है तब करें कि परिसीमन को आगे भी रोक देना चाहिए। या तो यही बात हुई कि कहीं भोज हो रहा हो और भोज में कुछ लोगों ने पंगत में बैठकर पूरा भरपेट भोजन कर लिया, और जब दूसरे लोगों की बारी आई तो कह रहे हैं कि अब पंगत ही नहीं लगेगा। भाइयों और मित्रों, जब उनकी जनसंख्या बढ़ रही थी तब तो परिसीमन उनको स्वीकार था, उस समय हमारी आबादी नहीं बढ़ी थी। अब हमारी आबादी बढ़ रही है तो हमको हमारे संविधान के अधिकार से क्यों वंचित करने की बात हो रही है। भाइयों और मित्रों, हम लोगों को सचेत होना पड़ेगा, हमको सजग होना पड़ेगा, नहीं तो भारत की सरकार पर अनर्गल दबाव बना रहे। संविधान में लिखा है कि देश में कोई भी व्यक्ति हो सबका मूल्य बराबर होगा। हमारा संविधान यह अधिकार देता है, चाहे किसी का जन्म कर्नाटका में हो, किसी का बिहार में हो, किसी का महाराष्ट्र में हो, कहीं किसी का जन्म हो, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया, एक व्यक्ति एक वोट। देश में कहीं का नागरिक हो उसको एक वोट देने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक वोट, और उसके वोट का मूल्य बराबर। महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, बिहार उत्तर प्रदेश का हो, एक व्यक्ति एक वोट देगा और उसका मूल्य बराबर होगा। लेकिन आज जिस तरह से परिसीमन नहीं होने के कारण पिछले 50 वर्षों में जो स्थिति बन गई है, कहीं 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुन रहे हैं। यह जो बिहार और उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य है, यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुन रहे हैं, और जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ 21 लाख लोग ही चुनकर एक एमपी भेज दे रहे हैं। कहाँ बराबर मूल्य हुआ? कहीं 21 लाख लोग मिलकर एक एमपी एक प्रतिनिधि भेज देते हैं, और कहीं का 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजता है। तो संविधान के हिसाब से पूरे तौर पे यह गलत है, और
जनसंख्या आज हमारी बढ़ी है, यह बात ठीक है, लेकिन बढ़ी हुई आज की जनसंख्या के आधार पे अगर उन लोगों के इस तर्क को मान लिया जाए तो कल होकर तो यह भी कहेंगे कहने वाले कि किसी परिवार में अगर 25 आदमी है और किसी परिवार में 5 आदमी है तो आज 5 की जनसंख्या के हिसाब से लोगों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन मिलता है और जिनके परिवार में 25 लोग हैं उनको 25 के हिसाब से राशन मिलता है। लेकिन अगर परिसीमन के संदर्भ में जो लोग तर्क दे रहे हैं कि बिहार इत्यादि राज्यों ने अपनी जनसंख्या बढ़ा ली और हमने जनसंख्या नहीं बढ़ाई है, उनकी बात को मान ली जाए तो इसका अर्थ हुआ कि कल के कहेंगे कि 25 व्यक्ति किसी परिवार में है तो उसने 25 की संख्या बढ़ा ली और हम 5 ही आदमी परिवार में हैं, हमने संख्या नहीं बढ़ाई, तो दोनों को बराबर बराबर राशन दीजिए, मतलब 5 आदमी भी उतना ही राशन ले और 25 आदमी के परिवार में ही उतना ही राशन मिले। इस तरह की व्यवस्था कहीं उचित हो सकती है क्या? नहीं उचित हो सकती है, और यही बात जनसंख्या बढ़ाने के नाम पर कही जा रही है, इसलिए तर्क पूरे तौर पे गलत है। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जनसंख्या बढ़ाने का आरोप हमारे ऊपर लगाया जाता है, हम बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के ऊपर लगाया जाता है। भाई और मित्रों, उनका कहना है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम अपनाया, उस कार्यक्रम को दक्षिण के राज्यों ने अपना लिया और बिहार सहित हिंदी भाषी राज्य के लोगों ने उस कार्यक्रम को नहीं अपनाया। इसके लिए जनसंख्या बिहार इत्यादि की बढ़ रही है और उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही। यह पूरे तौर पे गलत बात है। पूरे तौर पे जो स्टडी है, सर्वे है, उसके आधार पे किसी भी राज्य की जनसंख्या सरकार की पॉलिसी बना देने मात्र से नहीं रुक सकती। सरकार की पॉलिसी मात्र से नहीं रुक सकती है। आदमी के अंदर खुद इस बात की सोच होगी कि हमको आगे जनसंख्या बढ़ाने का काम नहीं करना है। कोई व्यक्ति है, कोई माता पिता ऐसा है जो अपने बच्चा को जन्म देते समय यह सोचता होगा कि हम अपने राज्य की जनसंख्या बढ़ा लेंगे तो हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ जाएगी, हम इसलिए बच्चा को जन्म दें। कोई ऐसा नहीं सोचता। वह तो अपना जो कारण है, उसका आर्थिक कारण, परिवारक कारण, सामाजिक कारण, उसके चलते जनसंख्या बढ़ाता है। जनसंख्या बढ़ाने के बारे में सोचता है या नहीं सोचता है। भाई और मित्रों, बिहार में एक सर्वे है, बिहार का, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हमारे यहाँ की है, अब उनके यहाँ प्रजनन दर कम हो रही है। कोई मैट्रिक पास कर जाती है कोई महिला, उनके यहाँ प्रजनन दर अनपढ़ महिला है या शिक्षित महिला है उसके मुकाबले में कम हो जाती है। इंटर पास महिला हो जाती है, वह जब माँ बनती है उनके यहाँ प्रजनन दर कम हो जाती है। तो शिक्षा ऐसा विषय है जिसका प्रचार प्रसार बढ़िया से हो, तो आप लोग समझ पाएंगे कि हमारा हित किस में है, हमारा अहित किस में है, तब जाकर जनसंख्या रोकने का काम हो सकता है। जो बजाबता उदाहरण है, प्रमाण है, इससे यह बात साबित है। इसलिए जो दक्षिण के राज्य कह रहे हैं, उनके यहाँ मौका मिला, उनको विकास का मौका मिला, तो विकास के मामला में, पढ़ाई लिखाई के मामला में आगे बढ़ गए। हम बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग अंग्रेजों से लड़ने में लग गए, अंग्रेजों की प्रताड़ना के शिकार सबसे ज्यादा हम हुए, इसलिए हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाए। इसके लिए हम दोषी नहीं, बिहार पिछड़ा राज्य रहा है, उसके लिए बिहार दोषी नहीं है। बिहार के लोग इतनी मेहनत करने वाले हैं, लेकिन फिर भी इतना काम राज्य की सरकार कर रही है, उसके बावजूद जो विकसित राज्य है उन राज्यों के मुकाबले अभी हम बहुत पीछे हैं। सरकार की लगातार मेहनत के बाद, इसमें हमारा दोष नहीं है। जो पहले ही से देश की आजादी के पहले से जो हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ, कुछ परिस्थिति, ऐसी राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति रही जिसके चलते हमारा विकास नहीं हुआ, शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो जो गलती हमने नहीं की, परिस्थिति जन्य इस तरह की स्थिति बनी, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़े। संविधान का अधिकार जो है उससे हमको वंचित होना पड़े, हम इसको नहीं मानने को तैयार हैं। इस अन्याय को हम नहीं मानने को तैयार हैं, इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हमको लड़ना है और हम लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक इस मांग को मनवा लेने का काम हम नहीं करेंगे। सरकार ने, भारत की सरकार ने घोषित कर दिया है 21 में जनगणना का समय था,
लेकिन कोरोना के चलते जनगणना उस समय नहीं हो पाई। तो 2027 में अब जनगणना होगी। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों के डिमांड में एक अभी था कि जातीय जनगणना हो, जात की संख्या भी जानी जाए। तो भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को मान लिया है। तो इस बात के लिए इस मंच से हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आगे जो जनगणना होगी, उस जनगणना के आधार पे जो आबादी होगी जिस राज्य की, उस आबादी के हिसाब से, संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अब आगे परिसीमन का काम हो। और 2026 में दक्षिण के राज्यों का जो दबाव है कि फिर से जनगणना नहीं कराने की समय सीमा को बढ़ा दिया जाए, उसको बढ़ाने का काम नहीं किया जाए। जो संविधान की व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से आगे परिसीमन हो। यदि परिसीमन होगा तो हमारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, राज्यसभा में हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और बिहार विधानसभा में भी संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जब संख्या हमारी बढ़ जाएगी सब जगह, तो हम अपने अधिकार को लेने में और मजबूती से कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो ये इतना बड़ा काम है, इतना गंभीर विषय है, इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस बात को गांव-गांव तक फैलाने का काम कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राज्य के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस काम को आप कीजिए, आप ताकत दीजिए। उस ताकत की बदौलत ऐसे मुद्दों को लेकर हम हमेशा लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। और बाकी जो चिंता है, विधानसभा में क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए आप उपेंद्र कुशवाहा के बुद्धि विवेक पर छोड़ दीजिए। और मीडिया वाले जो कह रहे हैं उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। डाइवर्ट करने के लिए, मुद्दा से भटकाने के लिए ऐसा मत समझिए कि राजनीति करने वाले लोग सिर्फ मंच पर बैठे हुए हैं। जो मीडिया वाले हैं सबके सब नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ लोग राजनीति करने वाले हैं, उनको भी उपेंद्र कुशवाहा का कदम थोड़ा कष्टदायक लगता होगा, तो हमारे सामने कठिनाई खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे सवालों को लोग उठाते हैं बिना मतलब का। तो उनकी बात पर ध्यान नहीं देना है और अपना काम करते जाना है। तो यही आग्रह आप सब लोगों से करने के लिए आए थे। अभी जो मुद्दा हमारा है परिसीमन का, आपको यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी, जो लोग सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले नौजवान लोग हैं, दूसरे लोग हैं, या भी जो परिसीमन सुधार हमारी रैली है, पूरे देश भर में ट्विटर पर 1 नंबर पर यह ट्रेंड कर रहा है। 1 नंबर पर, पूरे देश भर में 1 नंबर पर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो तमाम इससे जुड़े हुए सब लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सब लोगों ने मिलकर अच्छा इंतजाम किया, कार्यक्रम को इतना अच्छा बनाया। हमारे साथियों ने पूरी मेहनत की दिन रात और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। इस बात के लिए अपने साथियों का भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम प्रशासन के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रशासन के लोगों ने बहुत चुस्त दुरुस्त इंतजाम किया, जिसके चलते सब लोग यहाँ तक ठीक ठाक ढंग से पहुँच पाए, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और भोजन की व्यवस्था जिस तरह से की गई व्यवस्थित तरीके से, इस बात के लिए भी हम मुजफ्फरपुर के साथियों का धन्यवाद करते हैं कि अमूमन इतनी बड़ी भीड़ में भोजन तो अव्यवस्थित हो ही जाता है, लेकिन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से भोजन भी हुआ और व्यवस्थित तरीके से भाषण भी हुआ। तो इस दोनों बात के लिए अपने साथियों का और आप लोग जो सुदूर गांव-गांव से इतनी गर्मी में आए और इतनी गंभीरता पूर्वक यहाँ बैठकर भाषण सुन रहे हैं। अब मैं अपने भाषण का अंत करने जा रहा हूँ, फिर भी कुछ लोग इस कदर बैठे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि रात तक भी चलता रहे, तो रात तक आप लोग बैठे रहिए, लेकिन अब बैठने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बात करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी लोकसभा के